लीजिए सुनिए। सर आर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस का हिंदी अनुवाद पीले चेहरे का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये रेखाचित्र मैंने इसलिए प्रकाशित किए हैं क्योंकि मेरे साथी की असाधारण प्रतिभा के कारण हम कई बार अजीब और उलझन भरी घटनाओं के पहले दर्शक बने हैं और फिर उन्हीं में शामिल भी हो गए। ये स्वाभाविक ही है कि मैं उन मामलों पर ज्यादा रुकूं जिनमें उसने सफलता पाई, बजाय उनके जिनमें असफल रहा। ये बात मैं उसकी शोहरत के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि सच तो ये है कि जब वो एकदम हताश होकर भी कोशिश करता था, तब उसकी लगन और उसकी हर दिशा में सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा काबिल तारीफ लगती थी। बल्कि वजह यह है कि जिन मामलों में वो नाकाम रहा, उनमें अक्सर कोई भी सफलता नहीं पा सका और ऐसी कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। मगर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि भले ही उसने आरंभ में गलती की, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। ऐसे ही आधा दर्जन मामलों में से दो बेहद दिलचस्प थे। एक द सेकंड स्टैंड का मामला और दूसरा वही किस्सा जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूं। शर्लॉक होम्स ऐसा आदमी था जो केवल कसरत के लिए कसरत नहीं करता था। बहुत कम लोग उतनी ताकत से मेहनत कर सकते थे जितनी वो कर सकता था। अपनी कद काठी के लिहाज से वो बेहतरीन मुक्केबाजों में से एक था जिन्हें मैंने देखा है, लेकिन वो बिना मकसद शारीरिक मेहनत को ऊर्जा की बर्बादी समझता था और तब ही खुद को सक्रिय करता था जब उसका कोई पेशेवर लक्ष्य होता। उस समय वो थकान को पहचान ही नहीं पाता था, लगातार काम करता चला जाता। ऐसे में भी उसने खुद को हरदम अभ्यास में बनाए रखा। ये बात काबिले गौर है। उसका खाना बहुत सादा रहता था और उसकी आदतें इतनी साधारण थीं कि लगभग तपस्वी जैसी लगती थीं। कभी कभार कोकीन का इस्तेमाल छोड़ दें तो उसके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं थी। वो उस नशे की ओर सिर्फ तब मुड़ता जब उसे कोई केस नहीं मिलता और जिंदगी उसे बेहद नीरस लगने लगती। एक बार शुरुआती वसंत में उसने थोड़ा आराम करने का मन बनाया और मेरे साथ पार्क में टहलने चल पड़ा। एल्म के पेड़ों पर हल्की सी नई हरियाली झांकने लगी थी और शाहबलूत यानी चेस्टनट के कल्ले चिपचिपे भालों जैसे दिख रहे थे। अब वे 5 भागों में खुलने को तैयार थे। हम दोनों लगभग 2 घंटे तक यूं ही घूमते रहे, ज्यादातर चुपचाप, जैसे दो पुराने दोस्त जो एक दूसरे को शब्दों से ज्यादा समझते हैं। जब हम वापस बेकर स्ट्रीट पहुंचे तो शाम के 5 बजने वाले थे। सॉरी साहब, दरवाजा खोलते हुए हमारे नौकर लड़के ने कहा। एक साहब आए थे आपसे मिलने। होम्स ने मुझ पर हल्की झिड़की भरी नजर डाली। तो हमारी शाम के टहलने का नतीजा ये रहा, उसने कहा। वो साहब चले गए क्या? जी हाँ साहब। तुमने उनको अंदर नहीं बुलाया? बुलाया था साहब, वे अंदर आए भी थे। कितनी देर रुके? आधा घंटा साहब। वे बड़े बेचैन आदमी थे, इधर उधर टहलते रहे, पैर पटकते रहे। मैं दरवाजे के बाहर ही था, सब सुन रहा था। आखिर में वे बाहर निकल आए और बोले, क्या वो आदमी कभी आने वाला नहीं? यही उनके शब्द थे साहब। मैंने कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। तो वे बोले, मैं तो बाहर जाऊंगा, अंदर तो दम भी नहीं ले पा रहा, और ये कहकर निकल गए। मैंने बहुत रोका मगर वो नहीं माने। ठीक है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, होम्स ने कहा जब हम कमरे में दाखिल हुए। फिर भी बड़ा झुंझलाने वाला है वॉटसन। मुझे एक केस की बड़ी जरूरत थी और उस आदमी की बेचैनी देखकर लगता है कि मामला कुछ खास था। अरे रुको, ये तुम्हारी पाइप तो नहीं है जो मेज पर पड़ी है? जरूर वही आदमी अपनी पाइप भूल गया। बढ़िया पुरानी ब्रायर पाइप है, लंबी नली वाली, जिसे तंबाकू वाले एम्बर कहते हैं। सोचता हूं लंदन में कितनी सच्ची एम्बर की नलियां होंगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर उसमें कोई कीड़ा हो तो वही असली एम्बर है। खैर, आदमी जरूर बेचैन रहा होगा, वरना ऐसा पाइप जिसे वो जाहिर है कि बहुत पसंद करता था, छोड़कर नहीं जाता। तुम्हें कैसे पता कि वो अपने पाइप को इतना पसंद करता है? मैंने पूछा। देखो, उसने जवाब दिया, इस पाइप की असली कीमत लगभग 7 शिलिंग और 6 पेंस रही होगी, लेकिन ये देखो, इसे 2 बार मरम्मत किया गया है।
एक बार लकड़ी वाले हिस्से में और एक बार एम्बर की नली में। दोनों ही मरम्मतें चांदी की पट्टियों से की गई हैं और हर मरम्मत इसकी असली कीमत से ज्यादा रही होगी। इसका मतलब साफ है कि आदमी को ये पाइप बहुत प्यारा है, वरना वो उतने पैसों में एक नया पाइप खरीद लेता। और कुछ नजर आया? मैंने पूछा, क्योंकि होम्स पाइप को हाथ में गोल गोल घुमा रहा था और अपनी गहरी सोच वाली अदा में उसे ध्यान से देख रहा था। उसने पाइप को ऊपर उठाया और अपनी लंबी पतली उंगली से उसे हल्के हल्के ठोका, जैसे कोई प्रोफेसर किसी हड्डी पर लेक्चर दे रहा हो। कभी कभी पाइप बेहद दिलचस्प होते हैं, उसने कहा। घड़ी या जूते के फीते के सिवा कुछ भी किसी आदमी की इतनी पहचान नहीं बताते, मगर यहाँ के संकेत बहुत गहरे या बेहद अहम नहीं है। मालिक साफ तौर पर मजबूत शरीर वाला, बायां हाथ इस्तेमाल करने वाला, दांतों वाला अच्छा आदमी है, थोड़ा लापरवाह और फिजूल खर्च। उसने ये सब ऐसे ही हल्के ढंग से कहा, लेकिन मैंने देखा कि वो एक आंख से मुझे देख रहा था, ये जानने के लिए कि क्या मैं उसकी बातों के पीछे की तर्क श्रृंखला को समझ पाया हूं या नहीं। तुम्हें लगता है कि जो आदमी 7 शिलिंग की पाइप पीता है वो जरूर अमीर होगा? मैंने कहा, ये ग्रोवनर मिक्सचर है, 8 पेंस प्रति औंस। होम्स ने जवाब दिया, अपनी हथेली पर थोड़ा सा तंबाकू झाड़ते हुए। जब वो आधे दाम में बहुत अच्छी धूम्रपान की खुशबू पा सकता है तो उसे किफायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी बातें? वो अपने पाइप को लैंप और गैस जेट से जलाकर पीने का आदी रहा है। देखो, एक तरफ पूरी तरह कोयला सा काला पड़ गया है। माचिस ऐसा नहीं कर सकती। कोई आदमी क्यों माचिस की तीली को पाइप के किनारे से लगाकर रखेगा? लेकिन लैंप से जलाओगे तो कटोरा काला हो ही जाएगा। और ये सब दाईं तरफ काला है। इससे साफ है कि वो आदमी बाएं हाथ से काम करता है। तुम अपने पाइप को लैंप पर पकड़कर देखो। तुम दाहिने हाथ के हो तो अपने आप पाइप की बाईं तरफ लौ की ओर रखोगे। उल्टा कभी कभार हो सकता है, मगर हर बार नहीं। ये पाइप हमेशा इसी तरह पकड़ा गया है। फिर उसने एम्बर की नली को दांतों से कुतरकर छेद दिया है। ये वही कर सकता है जो ताकतवर हो, जोश में हो और जिसके दांत बहुत अच्छे हों। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी ये जनाब सीढ़ियों पर ही हैं, तो उनके पाइप से भी ज्यादा दिलचस्प चीज हमारे पास आने वाली है। एक पल बाद हमारा दरवाजा खुला और एक लंबा नौजवान आदमी कमरे में आया। वो अच्छे लेकिन सादे ढंग से गहरा सिलेटी सूट पहना हुआ था और हाथ में भूरा वाइड अवेक हैट था। मैं उसे 30 के आसपास का समझता, हालांकि वो असल में कुछ साल बड़ा था। माफ कीजिए, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे शायद खटखटाना चाहिए था। हाँ, जरूर खटखटाना चाहिए था। सच ये है कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं और आप यही समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी घबराहट की वजह से है। उसने अपना हाथ माथे पर फिराया, जैसे आधा चकराया हुआ आदमी करता है, और फिर कुर्सी पर बैठने की बजाय मानो ढहकर गिर सा गया। लगता है आपने 1-2 रात से नींद नहीं ली, होम्स ने अपने नरम दिलासा देने वाले अंदाज में कहा। यह आदमी के नर्व्स पर काम से भी ज्यादा और मजे से भी ज्यादा भारी पड़ता है। बताइए कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे आपकी सलाह चाहिए सर। समझ नहीं आता क्या करूं। लगता है मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है। आप चाहते हैं कि मैं बतौर कंसल्टिंग डिटेक्टिव काम करूं? सिर्फ वही नहीं, मुझे आपकी राय चाहिए, एक समझदार इंसान की, दुनिया देखे हुए आदमी की। मुझे जानना है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। खुदा करे आप मुझे रास्ता बता दें। वो छोटे छोटे तेज झटकेदार वाक्यों में बोल रहा था और मुझे लगा कि बोलना ही उसके लिए तकलीफ देह है और उसकी इच्छा शक्ति उसकी मनाह स्थिति पर जबरदस्ती हावी है। बहुत नाजुक बात है, उसने कहा। आदमी अपने घर गृहस्थी के मामलों पर अजनबियों से चर्चा करना पसंद नहीं करता। अपनी बीवी के बर्ताव पर उन 2 आदमियों से बात करना जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा, ये एक खौफनाक लगता है। ये करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूरी तरह थक चुका हूं। अब मुझे सलाह चाहिए ही। मेरे प्यारे मिस्टर ग्रांट मनरो, होम्स ने शुरू किया। हमारा मेहमान कुर्सी से उछल पड़ा। क्या? वो चिल्लाया। आप मेरा नाम जानते हैं? अगर आप अपना भेष बचाए रखना चाहते हैं, होम्स मुस्कुराया,
तो ये सलाह दूंगा कि अपनी टोपी की अंदरूनी अस्तर पर अपना नाम लिखना बंद कर दीजिए, या फिर टोपी का ऊपरी हिस्सा उस तरफ रखिए जिधर सामने वाला नहीं देख रहा। मैं तो ये कहने ही वाला था कि इस कमरे में मेरे दोस्त और मैं कई अजीब राज सुन चुके हैं, और हमें कई परेशान दिलों को चैन दिलाने का सौभाग्य भी मिला है। उम्मीद है कि आपके लिए भी हम उतना ही कर पाएंगे। क्या आप, अगर समय अहम साबित हो, तो बिना देर किए अपने मामले के पूरे तथ्य मुझे बताएंगे? हमारे मेहमान ने फिर माथे पर हाथ फेर लिया, जैसे ये उसके लिए बेहद कड़ा काम हो। उसके हर हाव भाव और चेहरे के भाव से साफ था कि वो कम बोलने वाला, अपने में सिमटा हुआ आदमी है, जिसमें थोड़ी सी शरीफाना शान भी है, जो अपने घाव छुपाना ज्यादा पसंद करेगा, दिखाना नहीं। फिर अचानक अपनी मुट्ठी कसी हुई तेज हरकत के साथ, जैसे उसने अपनी झिझक को हवा में फेंक दिया हो, वो बोल पड़ा। बात यह है मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैं शादीशुदा हूं 3 साल से। इस दौरान मेरी बीवी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहे हैं और बिल्कुल खुश रहे हैं, जैसे और पति पत्नी खुशी से साथ रहते हैं। हमारे बीच ख्याल, बात या काम, किसी भी चीज पर एक भी बार मतभेद नहीं हुआ। और अब पिछले सोमवार से अचानक हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, और मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी और उसके ख्यालों में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उतना ही कम जानता हूं जितना किसी अनजान औरत के बारे में, जो सड़क पर मेरे पास से गुजर जाती है। हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, और मुझे जानना है क्यों। अब एक बात मैं आप पर आगे बढ़ने से पहले साफ करना चाहता हूं मिस्टर होम्स। एफी मुझसे प्यार करती है, इस पर कोई गलत फहमी न रहे। वो पूरे दिलो जान से मुझसे प्यार करती है, और आज जितना करती है उतना पहले कभी नहीं। मैं ये जानता हूं, मैं ये महसूस करता हूं। इस पर बहस नहीं करना चाहता। आदमी आसानी से जान लेता है कि कोई औरत उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन हमारे बीच एक राज आ खड़ा हुआ है, और जब तक वो साफ नहीं होता, हम पहले जैसे नहीं हो सकते। कृपया सीधे तथ्य बताइए मिस्टर मनरो, होम्स ने थोड़ी बेसब्री से कहा। मैं आपको एफी के अतीत के बारे में जितना जानता हूं उतना बताता हूं। जब मैं उससे पहली बार मिला, वो विधवा थी, हालांकि उम्र में काफी जवान, सिर्फ 25 साल की। उसका नाम तब मिसेज हेब्रान था। वो कम उम्र में ही अमेरिका चली गई थी और अटलांटा शहर में रही, जहां उसने हेब्रॉन नाम के एक वकील से शादी की, जिसका अच्छा चलन चलाव था। उनकी एक बच्चा हुआ, लेकिन वहां पीला बुखार बहुत बुरी तरह फैला, और उसी से उसके पति और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा है। इससे उसका अमेरिका से मन उचट गया, और वो वापस आकर मिडिल सेक्स के पिनर में अपनी एक कुंवारी मौसी के साथ रहने लगी। ये भी बता दूं कि उसके पति उसे आराम से छोड़ गए थे। करीब 4,500 पाउंड की पूंजी थी, जिसे उन्होंने इतने अच्छे से लगा रखा था कि औसतन 7% सालाना मिलता था। वो पिनर में सिर्फ 6 महीने रही थी कि मेरी उससे मुलाकात हुई। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, और कुछ ही हफ्तों में हमारी शादी हो गई। मैं खुद हॉप का व्यापारी हूं, और मेरी 700-800 की सालाना आमदनी है। तो हम आराम से थे, और नारबरी में 80 पाउंड सालाना किराए की एक अच्छी सी विला ले ली। हमारा छोटा सा घर शहर के इतने पास होते हुए भी काफी देहाती माहौल वाला था। हमारे से जरा ऊपर एक सराय और 2 मकान थे, और हमारे सामने वाले खेत के उस पार एक अकेली कुटिया थी। इनको छोड़कर स्टेशन के आधे रास्ते तक और कोई घर नहीं था। मेरे काम के कुछ मौसम ऐसे थे जब शहर जाना पड़ता, लेकिन गर्मियों में काम कम रहता, और तब अपने देहाती घर में मेरी बीवी और मैं जितने खुश हो सकते थे उतने खुश रहते। आपसे सच कहता हूं, इस मनहूस मामले के शुरू होने तक हमारे बीच कभी परछाई तक नहीं आई। एक बात और बतानी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। शादी के बाद मेरी बीवी ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मेरी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे धंधे में कभी गड़बड़ हुई तो ये उलझन खड़ी कर देगा। फिर भी वो इसी पर अड़ी रही, और वो काम हो गया। खैर, करीब 6 हफ्ते पहले वो मेरे पास आई। जैक, उसने कहा,
जब तुमने मेरे पैसे अपने पास लिए थे तब तुमने कहा था कि अगर मुझे कभी कुछ चाहिए हो तो मैं तुमसे मांग लूं। बिल्कुल, मैंने कहा, वो सब तुम्हारा अपना है। अच्छा, उसने कहा, मुझे 100 पाउंड चाहिए। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि उसे कोई नई ड्रेस वगैरह चाहिए होगी, कुछ उसी तरह की कोई बात। आखिर किस लिए? मैंने पूछा। अरे, उसने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, तुमने खुद कहा था कि तुम सिर्फ मेरे बैंकर हो और बैंकर सवाल नहीं पूछा करते, पता है ना? अगर तुम सच में चाहती हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ही। मैंने कहा, हाँ, मुझे सच में चाहिए। और तुम मुझे नहीं बताओगी कि किस काम के लिए? कभी बता दूंगी शायद, पर अभी नहीं जैक। तो मुझे उसी पर राजी होना पड़ा। हालांकि ये हमारे बीच पहली बार कोई राज आया था। मैंने उसे चेक दे दिया और फिर मैंने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका आगे की बातों से लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी, पर आपको बताना ठीक समझा। खैर, अभी मैंने बताया था कि हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं एक कुटिया है और हमारे और उसके बीच बस एक खेत पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सड़क से जाना पड़ता है और फिर एक गली में उतरना होता है। उसके ठीक आगे स्कॉच फर के पेड़ों का छोटा सा झुरमुट है और मुझे वहां घूमना बहुत अच्छा लगता था। पेड़ हमेशा जैसे अपनेपन का एहसास कराते हैं। वो कुटिया पूरे 8 महीने से खाली पड़ी थी और अफसोस की बात थी, क्योंकि वो बड़ी प्यारी 2 मंजिला जगह थी, पुराने ढंग का बरामदा और उसके चारों ओर हनीसकल चढ़ी हुई। कितनी बार मैं वहां खड़ा होकर सोचता कि कितना सलीकेदार छोटा सा घर बन सकता है। तो पिछले सोमवार की शाम मैं उसी तरफ टहल रहा था कि देखा कि एक खाली वैन गली से ऊपर जा रही है और बरामदे के पास लॉन पर कारपेट वगैरह का ढेर पड़ा है। साफ था कि कुटिया आखिरकार किराए पर दे दी गई है। मैं उसके पास से गुजरा और सोचा कि कौन लोग होंगे जो हमारे इतने करीब रहने आए हैं। और जैसे ही मैं देख रहा था, अचानक मुझे एहसास हुआ कि ऊपर की खिड़कियों में से कोई चेहरा मुझे देख रहा है। मुझे नहीं मालूम उस चेहरे में ऐसा क्या था मिस्टर होम्स, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे रीढ़ तक सिहरन उतर गई। मैं थोड़ी दूरी पर था, इसलिए नयन नक्श नहीं देख सका, पर उस चेहरे में कुछ अनजाना और गैर इंसानी सा था। यही असर मुझ पर पड़ा और मैं तेजी से आगे बढ़ा कि पास जाकर उस शख्स को साफ देख सकूं जो मुझे देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं बढ़ा, वो चेहरा अचानक गायब हो गया, इतनी तेजी से जैसे किसी ने उसे कमरे की अंधेरी तरफ खींच लिया हो। मैं 5 मिनट तक खड़ा सोचता रहा, अपनी छापों को परखता रहा। मैं कह नहीं सकता था कि वो मर्द का चेहरा था या औरत का। दूरी ज्यादा थी, पर उसका रंग सबसे ज्यादा चुभा, बिल्कुल फीका, चाक की तरह सफेद, और उस पर एक जमी जमी सी अकड़ी हुई सी सख्ती जो दिल दहला दे। मैं इतना परेशान हुआ कि निश्चय किया कि इस नए किराएदार के बारे में थोड़ा और पता करूं। मैं आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया, जिसे फौरन एक लंबी बेहद दुबली औरत ने खोला। उसका चेहरा सख्त था और रुखाई से भरा हुआ। आपको क्या चाहिए? उसने उत्तरी लहजे में पूछा। मैं उधर आपका पड़ोसी हूं, मैंने कहा, अपने घर की तरफ सिर हिलाते हुए। देखा कि आप लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो सोचा अगर किसी, हाँ, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे, उसने कहा और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इस बदतमीजी पर झुंझलाकर मैं मुड़ गया और घर चला गया। सारी शाम, चाहे जितना कुछ और सोचने की कोशिश करता, मेरा ध्यान बार बार खिड़की पर दिखे उस साए जैसे चेहरे और उस औरत की रूखी हरकत पर लौट आता। मैंने ठान लिया कि चेहरे वाली बात बीवी से नहीं कहूंगा, क्योंकि वो नाजुक और तुनक मिजाज औरत है और मैं नहीं चाहता था कि वो भी वही खराब असर महसूस करे जो मुझ पर पड़ा। हाँ, सोने से पहले मैंने इतना जरूर कहा कि अब कुटिया में लोग आ बसे हैं, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आमतौर पर बहुत गहरी नींद सोता हूं। घर में मजाक चलता था कि रात में मुझे कोई चीज जगा ही नहीं सकती, लेकिन उसी रात, पता नहीं मेरी उस छोटी सी मुहिम से हुई हल्की घबराहट की वजह से या किसी और कारण से, मेरी नींद असामान्य रूप से हल्की रही। अधनींद में ही धुंधला सा एहसास हुआ कि कमरे में कुछ चल रहा है और धीरे धीरे ध्यान आया कि मेरी बीवी कपड़े पहन चुकी है और अपना ओढ़ना और टोपी लगा रही है। होंठ खुल ही रहे थे कि उनींदी हैरानी या टोक टाक की कुछ बात कह दूं कि अचानक
आधी खुली आंखें उसके चेहरे पर पड़ीं, जो मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था, और हैरानी ने मुझे बिल्कुल चुप कर दिया। उसके चेहरे पर वैसा भाव था जैसा मैंने कभी नहीं देखा था, जिसे मैं उसके बस का नहीं समझता था। वो एकदम पीली थी, सांस तेज चल रही थी और ओढ़नी बांधते हुए छुपकर बिस्तर की तरफ देख रही थी कि कहीं मुझे जगा तो नहीं दिया। फिर समझकर कि मैं अब भी सो रहा हूं, वो बिना आवाज किए कमरे से चली गई और एक पल बाद सामने के दरवाजे की कुंडियों की तेज चर्र चर्र सुनाई दी, वही आवाज जो सिर्फ वहीं से आ सकती थी। मैं बिस्तर पर उठ बैठा और अपनी उंगलियों से रेलिंग पर खटखटाया, ये पक्का करने के लिए कि सचमुच जाग गया हूं। फिर तकिए के नीचे से घड़ी निकाली। सुबह के 3 बजे थे। भला इस धरती पर मेरी बीवी सुबह के 3 बजे देहाती सड़क पर क्या कर रही होगी? करीब 20 मिनट तक बैठे बैठे इसी बात को मन में उलटता पुलटता रहा और कोई तुक तलाश करता रहा। जितना सोचता मामला उतना ही अजीब और समझ से बाहर लगता। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि दरवाज़ा फिर धीरे से बंद हुआ और उसके कदमों की आहट सीढ़ियों पर सुनाई दी। तुम कहाँ थी एफी? मैंने पूछा जैसे ही वो अंदर आई। मेरी आवाज पड़ते ही वो बुरी तरह चौंकी और हड़बड़ाकर हल्की सी चीख निकली। और सच कहूं तो उस चीख और उस झटके ने बाकी सब बातों से ज्यादा मुझे विचलित किया, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जो बयान से बाहर था, जैसे कोई अपराध भाव छुपा हो। मेरी बीवी हमेशा साफ दिल खुली प्रकृति की औरत रही है, और उसे यूं दबे पांव अपने ही कमरे में घुसते और अपने ही पति की आवाज पर सिहरते देखना मुझे भीतर तक सर्द कर गया। तुम जाग रहे हो जैक? वो घबराई सी हंसी के साथ बोली। अरे, मैं तो समझती थी कि तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। कहाँ गई थी? मैंने और सख्ती से पूछा। मुझे हैरानी नहीं कि तुम चकित हो, वो बोली। मैं देख सकता था कि ओढ़नी के कुंडे खोलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया हो। सच ये है कि मुझे घुटन घुटन सी हो रही थी और ताजी हवा की जबरदस्त चाह हो गई थी। सच मानो, अगर मैं बाहर न निकलती तो शायद बेहोश हो जाती। मैं बस कुछ मिनट दरवाजे पर खड़ी रही और अब बिल्कुल ठीक हूं। ये किस्सा सुनाते वक्त उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और उसकी आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मुझे साफ लग गया कि वो सच नहीं बोल रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदल कर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। दिल बैठा हुआ था और दिमाग में हजार तरह के जहर भरे शक और सवाल उमड़ रहे थे। मेरी बीवी मुझसे क्या छुपा रही थी? वो उस अजीब रात बेरात की सैर में कहाँ गई थी? लगा जब तक ये पता न चल जाए चैन न आएगा। फिर भी जब उसने एक बार झूठ कह दिया था तो उसी वक्त दोबारा पूछने का हौसला न हुआ। रात भर करवटें बदलता रहा, परिकल्पना पर परिकल्पना बनाता रहा, हर अगली पिछली से भी कम मुमकिन। उस दिन मुझे शहर जाना चाहिए था, पर दिमाग इतना व्याकुल था कि काम पर ध्यान लगाना नामुमकिन था। मेरी बीवी भी मेरी ही तरह घबराई हुई थी, और उसकी छोटी छोटी टटोलती हुई नजरों से मुझे समझ आ रहा था कि उसे मालूम है मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। नाश्ते में हम मुश्किल से एक आध बात कर पाए, और उसके तुरंत बाद मैं टहलने निकल गया कि खुले सुबह के माहौल में शायद कुछ साफ सोच सकूं। मैं क्रिस्टल पैलेस तक गया, बाग में 1 घंटा बिताया और 1 बजे तक नारबरी वापस आ गया। रास्ता यूं पड़ा कि मैं कुटिया के सामने से गुजरा और एक पल को रुककर खिड़कियों की तरफ देखा। क्या मालूम उस अजीब चेहरे की फिर से एक झलक मिल जाए जो कल झांका था। और जैसे ही मैं खड़ा था, जरा मेरी हैरानी का अंदाजा लगाइए मिस्टर होम्स, कि तभी दरवाजा खुला और मेरी बीवी बाहर आ गई। उसे देखते ही मैं हैरानी से बोल नहीं पाया, लेकिन मेरी भावनाएं कुछ भी नहीं थीं उसके मुकाबले जो उसके चेहरे पर दिख रही थी। जब हमारी नजरें मिली, एक पल को लगा वो फिर से घर के अंदर सिमट जाना चाहती है, और फिर समझ कर कि छुपाने का कोई फायदा नहीं, वो आगे आई। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों में डर जो उसके होंठों पर बनी मुस्कान को झुठला रहे थे। आह जैक, उसने कहा, मैं बस ये देखने गई थी कि क्या मैं अपने नए पड़ोसियों की किसी तरह मदद कर सकती हूं। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो जैक? क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो मैंने कहा, यहीं आई थी आप रात को?
क्या मतलब है तुम्हारा? वो चीखी। तुम यहीं आई थी, मुझे पूरा यकीन है। ये लोग कौन है कि तुम ऐसे वक्त में इनके यहां जाओ? मैं पहले यहां नहीं आई हूं। तुम मुझे साफ साफ झूठ कैसे बोल सकती हो? मैं चिल्लाया। तुम्हारी आवाज ही बदल जाती है बोलते हुए। क्या मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया? मैं इस कुटिया में जाऊंगा और बात को जड़ तक पहुंचकर खोलूंगा। नहीं नहीं जैक, खुदा के लिए। वो बेकाबू जज्बात में हाँफती हुई बोली। फिर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने मेरी आस्तीन पकड़ ली और झटके से पीछे खींच लिया। तुमसे विनती है जैक, ऐसा मत करो, वो चिल्लाई। कसम खाती हूं किसी दिन सब बता दूंगी, लेकिन अगर तुम उस कुटिया में घुसे तो उससे सिर्फ बर्बादी ही निकलेगी। फिर जब मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो मुझसे इस कदर लिपट गई जैसे विनती के बुखार में हो। मुझ पर भरोसा करो जैक, वो चिल्लाई। सिर्फ इस बात पर भरोसा करो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तुम जानते हो अगर मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं तो वो भी तुम्हारे ही भले के लिए है। हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो सब ठीक होगा। अगर तुम जबरदस्ती उस कुटिया में गए तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। उसकी अदा में ऐसी सच्चाई और ऐसा हताशपन था कि उसके शब्दों ने मुझे रोक लिया और मैं दरवाजे के सामने खड़ा दुविधा में पड़ गया। मैं तुम पर एक शर्त पर भरोसा करूंगा, और सिर्फ एक ही शर्त पर, आखिरकार मैंने कहा। ये कि ये रहस्य अभी से खत्म होगा। तुम्हें अपना राज रखने की छूट है, लेकिन वादा करना होगा कि अब रात रात बाहर जाना नहीं, और ना ही ऐसी कोई हरकत जो मुझसे छुपा कर की जाए। जो बीत गया उसे मैं भूलने को तैयार हूं, अगर तुम वादा करो कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे। वो गहरी राहत की सांस लेकर बोली। सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। चलो घर चलते हैं। मेरी आस्तीन पकड़े हुए ही वो मुझे कुटिया से दूर ले चली। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर की खिड़की से वही पीला सूना सा चेहरा हमें घूर रहा था। उस अजीब शख्स और मेरी बीवी में क्या रिश्ता हो सकता है? और कल जो रूखी सख्त औरत मैंने देखी थी, उसका इससे क्या लेना देना? ये बहुत अजीब पहेली थी, और फिर भी मुझे मालूम था कि जब तक इसे सुलझा न लूं, दिमाग को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद 2 दिन तक मैं घर पर ही रहा, और लगा मेरी बीवी ने हमारे समझौते का ईमानदारी से पालन किया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो घर से जरा भी बाहर नहीं निकली। लेकिन तीसरे दिन मुझे पक्का सबूत मिल गया कि उसका पक्का वादा भी उसे उस गुप्त खिंचाव से नहीं रोक पा रहा जो उसे उसके पति और उसके फर्ज से दूर खींच रहा था। उस दिन मैं शहर गया था, मगर आमतौर पर 3:36 की जगह 2:40 वाली गाड़ी से लौट आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, नौकरानी घबराए चेहरे के साथ हॉल में दौड़ती हुई आई। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है वे टहलने गई हैं, उसने जवाब दिया। तुरंत ही दिमाग में शक भर गया। मैं ऊपर भागा ये पक्का करने के लिए कि वो घर में नहीं है। ऐसा करते हुए ही मेरी नज़र ऊपर की एक खिड़की से बाहर चली गई, और मैंने देखा कि अभी जिससे बात कर रहा था वही नौकरानी खेत पार करती हुई कुटिया की तरफ भाग रही है। तब तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। मेरी बीवी उधर गई थी और उसने नौकरानी से कह रखा था कि अगर मैं लौट आऊं तो उसे बुला ले। गुस्से से बदन सुलगता हुआ मैं नीचे भागा और तेजी से उधर चल पड़ा, ये तय करके कि अब इस किस्से का हमेशा के लिए अंत कर दूं। मैंने अपनी बीवी और नौकरानी को गली में जल्दी जल्दी लौटते देखा, लेकिन उनसे बात करने को नहीं रुका। मेरी जिंदगी पर जो साया पड़ा था उसका राज उस कुटिया में था। मैंने कसम खाई कि चाहे जो हो जाए वो अब राज नहीं रहेगा। कुटिया पर पहुंचकर मैंने दस्तक भी नहीं दी, कुंडी घुमाई और लपक कर भीतर दालान में पहुंच गया। निचली मंजिल पर पूरा सन्नाटा और शांति थी। रसोई में आग पर केतली गुनगुना रही थी और एक बड़ा काला बिल्ला टोकरी में सिकुड़ा पड़ा था, लेकिन उस औरत का कोई निशान नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। मैं दूसरे कमरे में भागा, पर वो भी उतना ही खाली था। फिर मैं ऊपर की सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर वाले दोनों कमरे भी सूने और खाली निकले। पूरे घर में कोई था ही नहीं। फर्नीचर और तस्वीरें बेहद साधारण और भद्दी किस्म की थीं, सिवाय उस एक कमरे के जिसकी खिड़की पर मैंने वो अजीब चेहरा देखा था। वो कमरा आरामदेह और सलीकेदार था, और मेरी सारी शंकाएं उबलकर कड़वे गुस्से में बदल गईं, क्योंकि मैंने देखा कि मेंटल पीस पर मेरी बीवी की पूरे कद की तस्वीर की कॉपी रखी है, वही जो 3 महीने पहले मेरी फरमाइश पर खिंचवाई गई थी।
मैं इतना ठहरा कि पक्का कर लूं कि घर बिल्कुल खाली है, फिर वहां से निकल आया। दिल पर ऐसी भारी सलवट थी जैसी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी हॉल में ही बाहर आ गई, पर मैं इतना आहत और गुस्से में था कि उससे बात करना भी गवारा न किया और उसे धक्का सा देकर अपने स्टडी में जा पहुंचा। फिर भी दरवाज़ा बंद करने से पहले वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। जैक, मुझे अफसोस है कि मैंने अपना वादा तोड़ा, उसने कहा, लेकिन अगर तुम मेरे सारे हालात जान पाते तो यकीन है मुझे माफ कर देते। तो फिर सब कुछ बता दो, मैंने कहा। नहीं बता सकती जैक, नहीं बता सकती। वो रो पड़ी। जब तक तुम ये नहीं बताती कि उस कुटिया में कौन रह रहा था और वो कौन है जिसे तुमने वो तस्वीर दी, तब तक हमारे बीच भरोसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा, और उससे अलग होकर घर से निकल गया। यही कल की बात है मिस्टर होम्स, और तब से मैंने उसे देखा तक नहीं, न ही इस अजीब मामले के बारे में कुछ और जान पाया हूं। ये हमारे बीच पहली बार परछाई पड़ी है और इसने मुझे इतना हिला दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि भला क्या करूं। आज सुबह अचानक ख्याल आया कि सलाह के लिए आप ही ठीक आदमी हैं, तो फौरन चला आया और अपने आप को बिना किसी रोक टोक के आपके हवाले करता हूं। अगर कोई बात साफ ना हुई हो तो बेझिझक पूछ लीजिए, लेकिन सबसे बढ़कर जल्दी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ मेरी सहन सीमा से बाहर है। होम्स और मैंने ये अनोखा बयान बड़ी दिलचस्पी से सुना। वो ऐसे टूटे फूटे झटकेदार ढंग से सुनाया गया था जैसा कोई आदमी बहुत तीव्र जज्बाती दबाव में देता है। मेरा साथी ठुड्डी हथेली पर टिकाए कुछ देर तक चुप बैठा गहरी सोच में डूबा रहा। ये बताइए, उसने आखिर कहा, कि आप कसम खाकर कह सकते हैं कि खिड़की पर जो चेहरा आपने देखा वो किसी मर्द का चेहरा था? हर बार जब मैंने उसे देखा मैं उससे कुछ दूरी पर था, इसलिए यकीन के साथ कहना मुमकिन नहीं। फिर भी लगता है उसने आपको बहुत अप्रिय असर में डाल दिया। उसका रंग बेढब सा गैर स्वाभाविक लग रहा था और नक्श पर भी एक अजीब जकड़न सी थी। मैं नजदीक बढ़ा तो वो झटके से गायब हो गया। आपकी बीवी ने आपसे 100 पाउंड कब मांगे थे? करीब 2 महीने हुए। क्या आपने उसके पहले पति की कोई तस्वीर कभी देखी है? नहीं। अटलांटा में उसकी मौत के थोड़ी देर बाद ही बहुत बड़ी आग लग गई थी और उसके सारे कागजात जल गए थे। और फिर भी उसके पास मौत का प्रमाण पत्र था। आपने कहा था आपने उसे देखा है। हाँ, आग के बाद उसने उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले ली थी। क्या कभी ऐसे किसी शख्स से मुलाकात हुई जो उसे अमेरिका में जानता हो? नहीं। क्या वो कभी वापस उस जगह जाने की बात करती थी? नहीं। या वहां से उसे कोई खत आते थे? नहीं। धन्यवाद। अब जरा इस पर सोचने दीजिए। अगर कुटिया अब स्थायी तौर पर खाली कर दी गई है तो हमें कुछ मुश्किल पड़ेगी, लेकिन अगर जैसा कि मेरा ख्याल है ज्यादा मुमकिन है अंदर वालों को आपकी आमद की खबर मिली और वे आपके घुसने से पहले निकल गए, तो वे अब तक लौट भी आए होंगे और फिर सब साफ करना आसान होगा। मेरी राय यह है कि आप नारबरी लौट जाएं और फिर से कुटिया की खिड़कियों पर नजर रखें। अगर आपको लगता है कि भीतर लोग हैं तो जबरदस्ती अंदर मत जाइए, बल्कि फौरन मुझे और मेरे दोस्त को तार भेजिए। तार मिलते ही हम 1 घंटे के भीतर आपके पास होंगे और फिर बहुत जल्द हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। और अगर वो अब भी खाली हो, ऐसी सूरत में मैं कल खुद आ जाऊंगा और आपसे बैठकर बात करूंगा। अलविदा। और सबसे बढ़कर जब तक पक्की वजह न हो तब तक परेशान मत होइए। वॉटसन, ये मामला अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथी ने कहा जब मिस्टर ग्रांट मनरो को दरवाजे तक छोड़कर लौट आया। तुम्हें क्या समझ आता है? आवाज ही खराब थी पूरे किस्से की, मैंने जवाब दिया। हाँ, इसमें ब्लैकमेल है, वरना बहुत गलतफहमी हो रही होगी। और ब्लैकमेल कौन कर रहा है? अरे वही शख्स जो उस घर के एकमात्र आरामदेह कमरे में रहता है और जिसकी आग के ऊपर मेरी पत्नी, मतलब उसकी पत्नी की तस्वीर रखी है। सच कहूं वॉटसन, उस खिड़की पर दिखा पीला फीका चेहरा कुछ रहस्यमय खिंचाव रखता है। ये केस किस कीमत पर छूटना नहीं चाहिए था। तो तुम्हारे पास कोई थ्योरी है? हाँ, एक अस्थाई सी, पर हैरानी होगी अगर वो गलत निकली। इस औरत का पहला पति उसी कुटिया में है। ऐसा क्यों लगता है? और कैसे समझाओगे कि वो अपने दूसरे पति को वहां घुसने से क्यों जान पर खेल कर रोक रही थी? बातें जैसा मैं पढ़ रहा हूं कुछ यूं हैं। ये औरत अमेरिका में ब्याही थी,
उसके पति में कोई घिनौनी खराबी पैदा हो गई, या यूं कहो कि उसे कोई डरावनी बीमारी लग गई। वो कुष्ठ रोगी हो गया या समझ से गया। वो आखिर उससे भाग खड़ी हुई, इंग्लैंड लौट आई, नाम बदला और सोचा नई जिंदगी शुरू हो गई। उसे 3 साल हो गए शादी किए और उसे भरोसा हो गया कि उसकी जगह पक्की है। उसने अपने नए पति को किसी ऐसे आदमी का डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया जिसका नाम उसने अपना लिया कि अचानक उसका पहला पति उसे ढूंढ लेता है। या मान लो किसी चालाक औरत ने, जो उस बीमार से चिपकी हुई है, उसका ठिकाना पा लिया। वे बीवी को लिखते हैं और धमकाते हैं कि आकर सब भेद खोल देंगे। वो 100 पाउंड मांगती है और उन्हें पैसे देकर टालने की कोशिश करती है। वे फिर भी चले आते हैं और जब पति अनायास बीवी से कहता है कि कुटिया में नए लोग आ गए हैं, तो वो किसी तरह समझ जाती है कि वही पीछा करने वाले हैं। वो इंतजार करती है जब तक उसका पति सो न जाए, फिर भागकर नीचे जाती है उन्हें मनाने कि उसे चैन से रहने दे। बात नहीं बनती तो अगली सुबह फिर जाती है और जैसा उसने बताया, लौटते वक्त पति उससे टकरा जाता है। वो उससे वादा करती है कि अब नहीं जाएगी, पर 2 दिन बाद उन खौफनाक पड़ोसियों से पीछा छुड़ाने की आशा इतनी हावी हो जाती है कि वो फिर जाती है। इस बार अपने साथ वो तस्वीर भी ले जाती है जिसे शायद उनसे मांग लिया गया था। उसी मुलाकात के बीच में नौकरानी दौड़ती हुई आती है कि साहब घर आ गए। तब बीवी, ये जानते हुए कि वो सीधे कुटिया पर आएगा, अंदर वालों को पिछवाड़े से निकाल देती है, शायद उधर जो फर ट्री का झुरमुट बताया गया था वहीं। और इस तरह वो जगह खाली मिलती है। फिर भी ताज्जुब होगा अगर आज शाम जब वो फिर से जायजा लेगा तो वो अब भी खाली मिले। क्या ख्याल है मेरी थ्योरी का? सब अनुमान है, पर कम से कम सारे तथ्यों को समेट तो लेता है। जब कोई नया तथ्य आए जो इसमें न समाये, तब इसे सुधार लेंगे। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते जब तक नारबरी से अपने दोस्त का संदेश न आए। पर इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा। हमारी चाय खत्म हुई थी कि संदेश आ गया। कुटिया में अब भी लोग हैं। खिड़की पर वही चेहरा फिर दिखा। 7 बजे वाली गाड़ी से मिलूंगा और आपके आने तक कोई कदम नहीं उठाऊंगा। हम प्लेटफॉर्म पर उतरे तो वो वहीं था और स्टेशन की बत्तियों में दिख रहा था कि वो बहुत पीला है और बेचैनी से कांप रहा है। वे अब भी वहीं हैं मिस्टर होम्स, उसने कहा मेरे दोस्त की बांह पकड़कर। मैंने आते वक्त कुटिया में रोशनी देखी। अब तो एकदम हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा। योजना क्या है फिर? होम्स ने पूछा, अंधेरी पेड़ों से घिरी सड़क पर चलते हुए। मैं जबरदस्ती अंदर जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि घर में कौन है। चाहता हूं आप दोनों गवाह रहें। क्या तुम अपनी बीवी की इस चेतावनी के बावजूद पक्का कर चुके हो कि यह रहस्य सुलझाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा? हाँ, मैं तय कर चुका हूं। ठीक है, राय में तुम सही हो। अनिश्चित शुभों से कोई भी सच्चाई बेहतर है। हमें तुरंत चलना चाहिए। कानूनी तौर पर तो हम अपने को बुरी तरह गलत स्थिति में डाल रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये जोखिम लेने लायक है। रात बहुत काली थी और जब हम मेन रोड से मुड़कर तंग गली में उतरे, जिसमें गहरे पहिए के खांचे थे और दोनों ओर झाड़ियां, तो महीन बारिश शुरू हो गई। मिस्टर ग्रांट मनरो बेसब्री से आगे आगे धक्का देते जा रहे थे और हम ठोकर खाते हुए जितना हो सका उनके पीछे पीछे बढ़े। वो देखो मेरे घर की बत्तियां, उसने पेड़ों के बीच झिलमिलाहट की तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाया। और ये रही वो कुटिया जिसमें मैं अब अंदर जाने वाला हूं। वो बोल ही रहा था कि गली में हमने मोड़ काटा और इमारत हमारे बिल्कुल पास आ गई। काली जमीन पर पीली रोशनी की एक पट्टी पड़ी थी जिससे पता चलता था कि दरवाजा पूरा बंद नहीं है, और ऊपर की मंजिल की एक खिड़की तेज रोशनी से जगमगा रही थी। जैसे ही हम देख रहे थे, पर्दे पर एक काली सी परछाई की हरकत दिखी। वही प्राणी है, ग्रांट मनरो चिल्लाया। आप खुद देख सकते हैं कि भीतर कोई है। अब मेरे पीछे आइए और अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन सहसा एक औरत साए से बाहर आई और लैंप लाइट की सुनहरी राह में आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, पर उसके हाथ विनती की मुद्रा में फैले हुए थे। खुदा के लिए मत करो जैक, वो चिल्लाई। मुझे आज शाम तुम्हारे आने की आशंका थी। इसे दोबारा सोचो प्रिय। एक बार और भरोसा करो और तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हारे भरोसे बहुत लंबा समय बिता दिया एफी, वो सख्ती से बोला। हटो मेरे रास्ते से, मुझे गुजरना है। मेरे दोस्त और मैं अब इस मामले का हमेशा के लिए फैसला करने जा रहे हैं। उसने उसे एक तरफ धकेला और हम उसके पीछे पीछे कमरे में घुसे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत सामने दौड़ी और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पीछे धकेल दिया।
और अगले ही पल हम सब सीढ़ियों पर थे। ग्रांट मनरो ऊपर के रोशन कमरे में लपका और हम उसके ऐन पीछे दाखिल हुए। वो एक आरामदेह अच्छे फर्नीचर वाला कमरा था। मेज पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं और मेंटल पीस पर 2। कोने में एक डेस्क पर झुकी हुई एक छोटी लड़की बैठी थी। जैसे ही हम अंदर आए उसका चेहरा हमसे उल्टी तरफ था, पर दिख रहा था कि उसने लाल फ्रॉक पहना है और उसके हाथों में लंबे सफेद दस्ताने हैं। वो घूमकर हमारी तरफ हुई तो मैंने हैरानी और दहशत से आवाज निकाल दी। उसका चेहरा अजीब सी फीकी भुतही रंग का था और नक्शो नक्श पर कोई भाव बिल्कुल नहीं था। अगले ही पल भेद खुल गया। होम्स ने हंसते हुए बच्चे के कान के पीछे हाथ फिराया, चेहरा ढकने वाला मुखौटा उतरा और वहां एक छोटी कोयले सी काली नीग्रो लड़की थी, जिसके सारे सफेद दांत हमारी हैरत देखकर खुशी में चमक रहे थे। उसकी हंसी का संक्रामक असर हुआ और मैं भी हंस पड़ा, लेकिन ग्रांट मनरो गले पर हाथ रखे जड़ सा घूरता रह गया। हे भगवान, वो चीखा, इसका क्या मतलब है? अब मैं बताती हूं इसका मतलब क्या है। गर्वीले ठोस चेहरे के साथ वो महिला कमरे में चली आई। तुमने मुझे मेरी अपनी समझ के खिलाफ सब कुछ बताने पर मजबूर किया है और अब हम दोनों को जैसा भी हो इसे निभाना होगा। मेरे पति की मौत अटलांटा में हुई थी। मेरा बच्चा बच गया था। तुम्हारा बच्चा? उसने सीने से एक बड़ा चांदी का लॉकेट निकाला। तुमने इसे कभी खुला नहीं देखा? मेरा ख्याल था कि यह खुलता ही नहीं। उसने एक स्प्रिंग दबाया और उसका अगला हिस्सा पलटकर खुल गया। भीतर एक आदमी की तस्वीर थी, बेहद खूबसूरत और समझदार दिखने वाला, पर जिनके चेहरे पर उनकी अफ्रीकी नस्ल के साफ निशान थे। ये जॉन हेब्रॉन है, अटलांटा का, महिला ने कहा, और इससे नेक इंसान धरती पर नहीं चला। मैंने उससे शादी करने के लिए अपनी जात बिरादरी से नाता तोड़ दिया, लेकिन उसके जीते जी एक पल को भी उसका अफसोस नहीं किया। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारा इकलौता बच्चा मेरे बजाय उसकी तरफ ज्यादा गया। ऐसे विवाहों में अक्सर ऐसा ही होता है। और छोटी लूसी अपने पिता से भी कहीं ज्यादा सांवली है, पर काली हो या गोरी, वो मेरी अपनी प्यारी बच्ची है, अपनी मां की दुलारी। इन शब्दों पर वो नन्ही सी प्राणी उछलकर उसकी पोशाक से आ लगी। जब मैं उसे अमेरिका में छोड़ आई, वो आगे बोली, तो सिर्फ इसलिए कि उसकी तबीयत कमजोर थी और सफर का बदला उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उसे एक वफादार स्कॉटिश औरत के हवाले किया गया था, जो कभी हमारी नौकर रह चुकी थी। एक पल को भी मैंने उसे अपनी औलाद मानने से इनकार करने का ख्याल नहीं किया। लेकिन जैक, जब किस्मत तुम्हें मेरे रास्ते लाई और मैं तुमसे प्यार करने लगी, तो तुमसे अपने बच्चे की बात कहने से डर गई। खुदा माफ करे, मुझे डर था कि तुम्हें खो दूंगी, और मुझ में इतना हौसला नहीं था कि सच बता दूं। मुझे तुम्हारे और अपनी बच्ची के बीच चुनना पड़ा, और कमजोरी में मैं अपनी बच्ची से मुंह मोड़ बैठी। 3 साल से मैंने उसकी मौजूदगी तुमसे छिपाई, पर नर्स से खबर मिलती रहती थी और मुझे मालूम था कि वो ठीक है। आखिरकार, मगर उसे एक बार फिर देखने की जबरदस्त चाह ने मुझे घेर लिया। मैं उससे लड़ी, मगर बेकार। खतरा जानते हुए भी मैंने ठान लिया कि बच्ची को बुला लूं, भले ही कुछ हफ्तों के लिए। मैंने नर्स को 100 पाउंड भेजे और इस कुटिया के बारे में उसे हिदायतें दी ताकि वो पड़ोसी बनकर आ सके, ऐसा कि मेरा उससे कोई नाता दिखाई न दे। एहतियात में मैंने इतना तक कहा कि दिन में बच्ची को घर के अंदर ही रखे और उसके छोटे छोटे चेहरे और हाथ ढककर रखे, ताकि अगर कोई उसे खिड़की पर देख भी ले तो पड़ोस में काली बच्ची होने की बातें न फैलें। अगर मैं इतनी एहतियाती न होती तो शायद ज्यादा अक्लमंदी होती, पर मैं आधी पागल थी, इस डर से कि तुम्हें सच मालूम हो जाएगा। तुम्ही ने मुझे पहले बताया कि कुटिया में लोग आ गए हैं। मुझे सुबह तक इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उत्साह में नींद नहीं आई, तो आखिर चुपके से निकल पड़ी, ये जानते हुए कि तुम्हें जगाना कितना मुश्किल है। पर तुमने मुझे जाते देख लिया और वहीं से मेरे झंझट शुरू हो गए। अगले दिन तुम चाहते तो मेरे राज को पकड़कर मुझे दबा सकते थे, लेकिन तुमने बड़प्पन दिखाया और अपने फायदे के लिए पीछे नहीं पड़े। 3 दिन बाद, हालांकि, जब तुम सामने से धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे तो नर्स और बच्ची पिछवाड़े के दरवाजे से बस जान बचाकर निकले। और अब आज रात तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है, तो मैं पूछती हूं, हमारा क्या होगा, मेरा और मेरी बच्ची का? वो अपने हाथ जोड़कर खड़ी रह गई और जवाब का इंतजार करने लगी।
लगभग 10 लंबे मिनट बीत गए। तब ग्रांट मनरो ने खामोशी तोड़ी, और जो जवाब उसने दिया उसे याद करके दिल खुश होता है। उसने नन्ही बच्ची को बाहों में उठाया, उसे चूमा, फिर उसे थामे थामे दूसरा हाथ अपनी बीवी की तरफ बढ़ाया और दरवाजे की ओर मुड़ा। घर चलकर आराम से बात कर लेंगे, उसने कहा। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं एफी, लेकिन लगता है जितना तुमने मुझे समझा उससे थोड़ा बेहतर हूं। होम्स और मैं उनके पीछे पीछे गली से बाहर आए, और बाहर निकलते ही मेरे दोस्त ने मेरी आस्तीन हल्के से खींची। ख्याल है, उसने कहा, हम लंदन में नारबरी से ज्यादा काम के साबित होंगे। उस केस के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। देर रात तक, जब वो अपने बेडरूम की ओर जलाई हुई मोमबत्ती लिए मुड़ रहा था। वॉटसन, उसने कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं अपनी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा करने लगा हूं या किसी केस को उसकी जरूरत से कम मेहनत दे रहा हूं, तो बस धीरे से मेरे कान में नारबरी कहना। उस एहसान का कर्जदार रहूंगा। अभी आप सुन रहे थे ऑर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस का हिंदी अनुवाद पीले चेहरे का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।